अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को एक बड़ी सफलता मिली है। अमेरिका के एक संग्रहालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि भारत के मंदिरों से कुछ मूर्तियों को वहां पर ले जाया गया था, वो अवैध रूप से यहां से ले जाई गई थी। अब इसको स्वीकारते हुए अमेरिका उन मूर्तियों को, जो कि 3 कांस्य मूर्तियां हैं, उनको भारत को लौटाने का निर्णय लिया है। यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। जानेंगे कि इन मूर्तियों को लौटाए जाने के पीछे वो कैसे आधार तैयार होते हैं, कैसे इसकी जांच परख की जाती है और वो कौन सी महत्वपूर्ण 3 मूर्तियां हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक की। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। खबर यह है कि 28 जनवरी 2026 को अमेरिका के संग्रहालय ने 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियों को भारत को लौटाने का निर्णय लिया है। स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट इस संग्रहालय का नाम है, अमेरिका में यह स्थित है। और ये तीनों की तीनों जो कांस्य मूर्तियां हैं वो भारत के तमिलनाडु राज्य से उनका संबंध है। अब ये निर्णय ऐसे ही नहीं अचानक हो जाता है, इसके पीछे कुछ बेस तैयार होता है, उसकी एक जांच की प्रक्रिया होती है। और जब उस जांच प्रक्रिया द्वारा यह प्रमाणित होता है कि यह तरीका अवैध था, यानी कि चोरी करके ये मूर्तियां ले जाई गई थी, गलत तरीके से ले जाई गई थी, जब ये बात प्रमाणित होती है तो उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि जो सांस्कृतिक विरासत है उसको लौटाए जाने की एक वैश्विक जो ट्रेंड चला है, जिसमें कि अगर गैर कानूनी तरीके से किसी देश से कोई मूर्ति या कोई सांस्कृतिक धरोहर बाहर गई हुई होती है तो उसको लौटाए जाने की प्रक्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्राचीन कांस्य मूर्तियां सबसे पहले कौन कौन सी हैं, उसके बाद देखेंगे कि वो बेस क्या है, वो आधार क्या है, कैसे इसकी जांच प्रक्रिया को पूरा किया गया, साथ साथ वो कौन से ऐसे साक्ष्य थे। तो देखिए ये 3 ऐतिहासिक मूर्तियां जो है, इसमें आपको ये तीनों क्रमशः दिखाई दे रही हैं। अब एक एक करके इन मूर्तियों की बात करते हैं। ये मूर्ति जो आपको दिखाई दे रही है काफी प्रसिद्ध मूर्ति है, आपने कई जगह देखा होगा। ये भगवान शिव की नटराज मुद्रा की ये मूर्ति है। और ये किस वंश से संबंधित है? तो ये चोल वंश से संबंधित है। 10वीं शताब्दी इसका कार्यकाल है। ये मूर्ति भी भारत को लौटाई जाएगी। भगवान शिव इसमें क्या कर रहे हैं? तो नृत्य की मुद्रा में है। और साथ साथ इस मूर्ति में आप देख रहे हैं भगवान शिव नृत्य की मुद्रा में, इनका चित्रण है। आनंद और तांडव, आनंद नृत्य भी इसको कहते हैं, जिसमें कि वो सृष्टि के हम कह सकते हैं संहार भी करते हैं सृष्टि का, और सृष्टि के पालनहार भी हैं। दोनों ही मुद्रा को यहां पर देख के ये प्रतीत होता है। अब इस मुद्रा में अगर आप देखेंगे तो उनके राइट हैंड में एक डमरू दिखाई दे रहा है, और साथ साथ उनके लेफ्ट हैंड में आप देखेंगे तो यहां पर राइट हैंड में डमरू के अलावा लेफ्ट हैंड में आपको अग्नि दिखाई देगी, और सांप भी इसमें आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पैरों के नीचे अपस्मार, ये जो चीज है वो किस चीज का प्रतीक है? तो अपस्मार जो होता है ये बेसिकली पैरों के नीचे अज्ञान का एक प्रतीक के तौर पर इसको माना जाता है। और इस अज्ञान के प्रतीक को भगवान शिव के पैरों के नीचे क्षतिग्रस्त होना यानी अज्ञान का नाश होना। इसके अलावा ये चारों तरफ जो आप देख रहे हैं ये क्या है? तो ये अग्नि का घेरा है। और ये अग्नि का घेरा बेसिकली किस चीज को प्रदर्शित करता है? तो ये अग्नि का जो घेरा होता है ये प्रलय चक्र को प्रदर्शन होता है। अब चोल काल में जो जिस तकनीकी से इसका निर्माण हुआ था वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक यानी कि लॉस्ट वैक्स तकनीकी का भी प्रतीक है ये मूर्ति। आप जानते हैं कि जो प्राचीन धातु ढलाई की एक विधि होती थी, जिसमें कि एक मूल मॉडल तैयार किया जाता था जो मिट्टी या लकड़ी से बनाया जाता था, उसके ऊपर मोम की परत लगा दी जाती थी। मोम की एक कह सकते हैं कि उसका आवरण लगा दिया जाता था, जिससे कि उसके ऊपर फिर क्या करते थे, एक रिफ्रैक्टरी मटेरियल तैयार कर देते थे, और उस रिफ्रैक्टरी मटेरियल से फिर पीओपी वगैरह लगाते थे। तो बीच में क्या होता था, एक जहां पर मोम वाली स्थिति होती थी वो मोम बाद में ढल जाता था। जैसे मान लीजिए कोई मूल आकृति आपने तैयार कर दी, इसके ऊपर आपने मोम का लेप लगा दिया, मोटा परत लगा दिया, उसके ऊपर कुछ ऐसी धातु लगा दी जो कठोर है, ठीक है। अब मोम वाला हिस्सा फिर क्या होगा, बाद में ये पिघल जाएगा। मोम वाला हिस्सा जो बीच वाला है ये पिघला के उसको निकाल दिया जाएगा, तो एक सांचे का रूप ले लेगा, और उस सांचे में धातु की चीजें ढाली जाती थी, और उसी तरीके से बहुत बारीक संरचना में ये मूर्तियां तैयार की जाती थी। तो बेसिकली ये चोल काल में जो लॉस्ट वैक्स तकनीकी है उसका प्रतीक भी इस मूर्ति को माना जा रहा है। तो पहली मूर्ति हमारी ये है। दूसरी मूर्ति जो आपको दिख रही है ये वाली, इस मूर्ति में क्या है, और इसी तरह से तीसरी मूर्ति का भी जिक्र करेंगे। सोम स्कंद, ये 12वीं शताब्दी की मूर्ति है, और शिव यानी कि सोम, और साथ साथ पार्वती यानी कि उमा जो कि स्कंद की मां है, और साथ साथ स्कंद, स्कंद यानी कि मुरुगन भी, कार्तिकेय भी उनको कहा जाता है। इन सभी लोगों को एक साथ दिखाया जाना, इसका मतलब कि ये पारिवारिक मूर्ति के तौर पर इसको जाना जा रहा है। यानी कि एक परिवार में जो परिवार के रूप में शिव की पूजा का ये मूर्ति क्या कर रही है, परिलक्षण कर रही है। तो यहां पर इसलिए दूसरी मूर्ति ये है, 12वीं शताब्दी से इसका संबंध है। तीसरी जो आपको मूर्ति दिखाई दे रही है वो संत सुंदरर की मूर्ति उनकी पत्नी परवय के साथ है। तो संत सुंदरर और उनकी पत्नी परवय के साथ ये तीसरी मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। ये कौन थे?
तो संत सुंदरर जो थे बेसिकली नयनार संत थे, ठीक है। नयनार यानी कि शैव मत से जिसका संबंध है, तो वो शैव संत थे और उनकी पत्नी भी है साथ में। अब तमिल भक्ति कवि थे। आप जानते हैं कि सुंदरर क्या थे, तमिल भक्ति कवि के तौर पर इनकी पहचान है। 16वीं शताब्दी यानी कि विजयनगर के समय का ये उस टाइम की ये मूर्ति मानी जाती है। विजयनगर साम्राज्य आप जानते हैं कि हरिहर और बुक्का ने स्टैब्लिश किया था। हालांकि ये मूर्ति जो है स्टैब्लिश, इस साम्राज्य के स्टैब्लिश होने के काफी बाद यानी 16वीं शताब्दी की मूर्ति है। अब इस तरह से ये तीन मूर्तियां बेसिकली उत्सव मूर्तियां हैं। उत्सव मूर्तियां का मतलब कि जब कोई त्योहार होता था तो इन मूर्तियों को क्या किया जाता था, निकाला जाता था और उनको पालकी वगैरह में सजा के और जैसे यात्रा निकाली जाती थी, तो इसलिए इन मूर्तियों की मान्यता थी। तो ये उत्सव मूर्तियों के रूप में इनको जाना जा रहा है। अब इनको अमेरिका से, जो अमेरिका का जो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट है, वो अब इसको वापस करने का निर्णय लिया है। उसने माना है कि नहीं, ये मूर्तियां भारत की हैं और भारत से जो अवैध तरीके से अमेरिका में लाई गई थी। अब वो कौन सा आधार था, उस आधार की बात करेंगे। वो बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे पता चलता है, क्या प्रक्रिया है। लेकिन उसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए भी, दृष्टि आईएएस की तरफ से हम आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेकर आए हैं जिस कोर्स से आप अपने घर बैठे अपनी यूपीएससी की आगामी परीक्षा की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स 14 महीने में आपको यूपीएससी के जीएस का प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक के सिलेबस को कवर करता है, ढंग से आपकी बुनियाद को मजबूत करता है। सबसे आकर्षक बात क्या है, इसकी कीमत 24,999 में यह कोर्स आपको उपलब्ध है। साथ साथ इसकी कौन सी खास बात है, तो देखिए जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स इसका नाम है और खास बात यह है कि इसमें 1250 प्लस घंटे की कक्षाओं के माध्यम से आपके सिलेबस को कवर किया जाता है। 18 क्लास टेस्ट भी आपको मिलेंगे। साथ साथ आपको 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करते हुए आपकी पूरी तैयारी, साथ उसके क्लासेस के एक्सेस तो मिलेंगे ही, उसका प्रिंटेड मटेरियल भी आपको दिया जाता है। तो बेहतरीन ढंग से तैयारी आपकी होगी। अब इसमें बैच की बात करें तो हिंदी माध्यम में भी, इंग्लिश मीडियम में तीनों में बैच उपलब्ध है। 3 फरवरी से हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम 4 फरवरी और इंग्लिश मीडियम का 5 फरवरी से बैच प्रारंभ हो रहा है। इसमें अगर आप छूट चाहते हैं इस फीस में, तो इसमें आप अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें छूट मिलेगी। तो इस छूट का लाभ उठाने के लिए आपको दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जब इस कोर्स को परचेस करने के लिए आप जाएंगे तो AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करिए, अतिरिक्त छूट का लाभ उठाइए। अब बात करते हैं क्या है वो बेस, कैसे वो आधार तैयार होता है। तो देखिए प्रोवेनेंस रिसर्च किया जाता है, यानी कि प्रोवेनेंस रिसर्च का मतलब ही होता है कि किसी भी चीज की उत्पत्ति, विशेष तौर पर अगर ऐसे ऐतिहासिक विरासत होती है तो उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। साथ साथ इसमें यह जांचा जाता है कि उसका स्वामित्व किसके पास है, उसका इतिहास क्या रहा है। इन सारी चीजों को देखा जाता है, यानी कि स्वामित्व के इतिहास को जांचना परखना प्रोवेनेंस रिसर्च के अंतर्गत आता है। यानी कि वो चीज बनी कहां है, वो रही कहां है, और अगर किसी को ट्रांसफर की गई है तो कब ट्रांसफर की गई है, और वो ट्रांसफर का तरीका वैध था या अवैध था। अगर अवैध था तो उस पर, उस जगह का, जिस जगह पर वो मौजूदा समय में अवैध तरीके से काबिज है, उस पर उसका हक नहीं है। तो अवैध होने पर क्या किया जाता है, तो रिपाट्रिएशन किया जाता है, यानी कि मूल देश को वापस किया जाता है। और साथ साथ रेस्टिट्यूशन यानी कि मालिक को भी लौटाना, ये 2 चीजें होती हैं। अब देखिए संग्रहालय जो है, जो मौजूदा जिस संग्रहालय में ये स्थित थी, अगर उसकी बात करें तो स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट की अगर बात करें तो उसने कहा कि दक्षिण एशियाई जो भी संग्रह थे उसकी एक समीक्षा की, और उस समीक्षा के आधार पर उसने देखा कि वर्ष 2023 में फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पांडिचेरी के कुछ अभिलेख थे जिसमें कि कुछ फोटोग्राफ्स थे। उन फोटोग्राफ्स को, जिसमें कि अगर हम बात करें तो उन सबूतों को दिए जाने के आधार पर यह तय हुआ कि उन फोटोग्राफ से जब मैच किया गया तो यह पाया गया कि नहीं, वास्तव में इसका मूल देश कोई और है। और जब वर्ष 2023 में फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ पांडिचेरी के फोटोग्राफ्स यानी अभिलेखों से इसका मैच हुआ तो एक अभिलेखीय साक्ष्य के तौर पर हो गए। तो यह देखा गया कि 1956 से 59 में तमिलनाडु के कुछ विशिष्ट मंदिरों में सेम यही फोटो पाई गई थी। तो इस तरह से यह अभिलेखीय साक्ष्य इसके लिए आधार बनते हैं। जैसे नटराज की अगर मूर्ति की बात करें तो यहां पर कहा गया कि श्री भावा अधिशेश्वर एक मंदिर है, तिरुतुरेपौंडी में यह स्थित है, उससे सिमिलर फोटो, बिल्कुल हूबहू वही फोटो मिली है। इसी तरह से जो सोमस्कंद की मूर्ति जो पाई गई उसमें अगर देखें तो विश्वनाथ स्वामी मंदिर जो था उसमें थिरुवरूर में स्थित है, उससे सिमिलर फोटो इसकी पाई गई। इसी तरह से सुंदर पर्वे की जो अगर हम बात करें मूर्ति की तो वीर चोलापुरम में एक मंदिर था, उस फोटो से उसकी बिल्कुल हूबहू ये कॉपी मैच करती है। तो ये अभिलेखीय साक्ष्य जो हैं इसके आधार पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारत के
जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसने क्या किया, उसकी समीक्षा की और उसी समीक्षा के आधार पर इसने ये कहा कि जो भारत में जो या इस तरह की जितनी विरासत होती है उनकी सुरक्षा के लिए जो नियम कानून होते हैं उसका उल्लंघन हुआ है। और उस उल्लंघन के आधार पर बताया कि इसको जो एंटीक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजरीज एक्ट, बेसिकली यही उसका नाम है, उसका उल्लंघन हुआ है। और उसके आधार पर कुछ सबूत भी बताए गए। सबूत में यह कहा गया कि कुछ रेड फ्लैग्स ऐसे दिखाई दिए हैं। रेड फ्लैग्स में क्या क्या है, तो यह कहा गया कि 1973 से पूर्व का कोई एक तो इतिहास नहीं मिल रहा है इसका, जिस जगह पर यह काबिज है वहां पर, यानी कि एक डार्क एज दिखाई दे रहा है। साथ साथ 1972 में इसको बैक डेट में करने का प्रयास भी किया गया, दूसरा एविडेंस ये है। और तीसरा ये है कि जो कस्टम दस्तावेज थे उन दस्तावेजों में इसका जो मूल देश दिखाया गया है, ओरिजिन देश जिस देश को मेंशन किया गया है वो किया गया है थाईलैंड को। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे सबूत हैं, ऐसे तथ्य हैं जिसके आधार पर ये रेड फ्लैग्स के अंतर्गत आता है, यानी कि संदिग्ध इसको बनाता है। अब इसके आधार पर 2017 में जो कि एस विजय कुमार नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने फ्रेंच इंस्टीट्यूट के अभिलेखों से इसका मैच करा के फोटो भी उजागर किया और उन फोटोग्राफिक्स से मिलान किया गया। मिलान के बाद यह पाया गया कि जो मूर्तियां थी उनको मूल मंदिरों से उनकी कनेक्टिविटी पाई गई और यह पाया गया कि कहीं ना कहीं अवैध तरीके से ये अमेरिका में पहुंची है। अब फिलहाल इस पर यह निर्णय वहां पर लिया गया है कि इन 3 ऐतिहासिक कांस्य मूर्तियों को भारत को लौटाया जाएगा, जो कि सांस्कृतिक विरासत की वापसी के जो एक वैश्विक ट्रेंड चल रहा है कि गैर कानूनी तरीके से अगर कहीं भी मूर्तियां इस तरह की जाती हैं तो उसको वापस किया जाएगा। तो ये मूर्तियां बेसिकली तमिलनाडु के मंदिरों में पहले मौजूद थी 1956 से 1959 के दौरान। अब ये इस जांच प्रक्रिया के बाद ये पाया गया कि अवैध तरीके से इसको हटाया गया, तो भारतीय पुरावशेष और कला निधि अधिनियम का उल्लंघन यहां पर दिखाई साफ तौर पर दिया और रेड फ्लैग्स यानी संदिग्ध संकेत भी पाए गए। इसके आधार पर अब यह निर्णय लिया गया है कि इसको भारत को लौटा दिया जाएगा। तो ये उसके पीछे के आधार थे। तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। आज का अभ्यास प्रश्न आपके लिए कि स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट किस देश में स्थित है? विकल्प आपके सामने है, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका या फ्रांस। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। वहां पर दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम आपको मिलेंगे, वहां पर इस कार्यक्रम की लिंक पीडीएफ भी आपको मिलेगी। साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिए, हमारे परिवार से जुड़िए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें अभी प्रेरणा देता है और बेहतर करने के लिए। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।